हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। हम लोगों की ये 9वीं क्लास है उर्दू की। हम लोग बीपीएससी स्टेट में पिछले साल पूछे गए सवालात को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने हैं। वो एग्जाम के ताल्लुक से, इम्तिहान के ताल्लुक से बहुत ही अहम है। दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए है। प्लीज अगर सेशन अच्छी लगे, बेनिफिट लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की ये नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अखबार की जिन्स क्या है? मुज़क्कर, मुअन्नस, जिनसे गैर हकीकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये अखबार जो है वो खबर की जमा है। खबर से अखबार है। और अखबार की जो जमुल जमा है, जमुल जमा अखबारात, ये जमा है और ये जमुल जमा है। जमुल जमा है। दोस्तों, जिन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लवाज़िमे इस्म। लवाज़िमे इस्म कहते हैं हर इस्म में चंद खुसूसियतें लाजमी तौर पर पाई जाती हैं। ये या तो वाहिद होंगे या जमा की शक्ल में मिलेंगे। ये मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस। इसी तरह ये काम करने वाले होंगे या काम का असर लेने वाले। इस्म की उन खुसूसियतों को लवाज़िमे इस्म कहते हैं। जैसे हर इस्म में चंद खुसूसियतें लाजमी तौर पर पाई जाती हैं, या तो वो वाहिद होंगे या जमा होंगे या मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। इसी तरह ये काम करने वाले भी होंगे या काम का असर लेने वाले। दोस्तों, जैसे जिन्स हो गया वाहिद मुज़क्कर, सॉरी मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस, तादाद ये वाहिद जमा। और ये हालात के बारे में, काम करने वाले फेल के बारे में। अब जिन्स की, जिन्स जो है ना लवाज़िमे इस्म में से एक है। लवाज़िमे इस्म तीन है, जैसे एक जिन्स हो गया, दूसरा तादाद हो गया, तीसरा हालात हो गया। अब पहला जो है जिन्स है, तज़कीर व तानीस जिसे कहते हैं। तज़कीर व तानीस, इस्म या तो मुज़क्कर नर होता है या मुअन्नस मादा होता है। यह तज़कीर व तानीस के नाम से जाना जाता है। उर्दू में जिन्स की दो किस्में हैं, जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। जिनसे हकीकी कहते हैं जिस जिन्स में नर और मादा की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद होती है, जिनसे हकीकी कहते हैं। जिस जिन्स में नर और मादा की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद होती हैं, जैसे मर्द औरत, गाय बैल, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की। जैसे जो नर और मादा की जो अलामतें हैं, जैसे मर्द है तो ये नर है, औरत जो है ये मादा है, गाय नर है, बैल मादा है। तो इसमें कुदरती तौर पर जो है ना इसमें जो जिन्स की हकीकत है, ये अलामतें हैं, जो नर और मादा होने की जो अलामत है कुदरती तौर पर इसमें है, यानी इसमें जाहिरी या लफ्जी तौर पर नहीं है। उसी तरह जिनसे गैर हकीकी कहते हैं, जिनसे गैर हकीकी से मुराद बेजान आसमा है, उनमें तज़कीर व तानीस की पहचान की कोई अलामत मौजूद नहीं होती है, जैसे पहाड़, कलम, किताब वगैरह। जैसे जिनसे गैर हकीकी में मुराद बेजान आसमा है, उनमें तज़कीर व तानीस की पहचान की कोई अलामत मौजूद नहीं होती है। दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अखबार है, अखबार की जो जिन्स है वो क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है
जिनस गैर हकीकी है। तो ये जो अखबार है वो जिनस गैर हकीकी भी है, जिनस गैर हकीकी भी है, और अखबार जो है मुजक्कर भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जिन्स पूछा है, जिन्स की किस्म नहीं पूछा है, या जिन्स में किस किस्म में आता है ऐसा नहीं पूछा है। तो अखबार की एक्चुअली जो जिन्स है, जिन्स जो है या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। तो इसलिए अखबार की जो जिन्स है वो मुजक्कर है, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नदी पहाड़ से उतरती है, इस जुमला में नदी की जिन्स क्या है? जिन्स हकीकी, मुजक्कर, मुअन्नस। अच्छा, जिन्स हकीकी इसलिए नहीं है क्योंकि नदी में जो है ना कुदरती तौर पर नर या मादा होने की अलामत नहीं होती है, इसलिए ए नहीं है, बी नहीं है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नदी पहाड़ से उतरती है तो नदी मुअन्नस है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। किताब की जिन्स क्या है? मुजक्कर, मुअन्नस, जिन्स हकीकी। सेम सिमिलर क्वेश्चन है नदी की तरह। जैसे किताब जो है ना, किताब में कुदरत की तरफ से कोई नर या मादा होने की कोई अलामत नहीं होती है, इसलिए जिन्स हकीकी नहीं है ये, इसलिए सी नहीं है। मुजक्कर भी नहीं है, तो किताब की जो जिन्स है वो मुअन्नस है, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन। तलबा क्रिकेट खेल रहा है, ऊपर दिए गए जुमला में लफ्ज खेल क्या है? सिफत है, फेल है, ज़मीर है। सिफत कहते हैं वो लफ्ज जिससे किसी चीज की या किसी शख्स की अंदरूनी या जाहिरी हालत, अच्छाई बुराई पता चले, तो उसे सिफत कहते हैं। हालत, अच्छाई, बुराई, किसी भी चीज की या किसी भी शख्स की पता चले जिस लफ्ज से, वो लफ्ज जिस लफ्ज से किसी शख्स की अच्छाई बुराई या हालत, अंदरूनी हालत या जाहिरी हालत का पता चले, उसे सिफत कहते हैं। फेल कहते हैं कि जिससे किसी काम के होना या करना समझ में आए, उसे फेल कहते हैं। ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना समझ में आए, ज़मीर कहते हैं वो लफ्ज, वो अल्फाज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल है, उसे ज़मीर कहते हैं। तो दोस्तों तलबा क्रिकेट खेल रहा है, इसमें खेलने का जो अमल है वो पता चल रहा है। खेलने का जो अमल है, खेलने का जो काम है, उसका होना पता चल रहा है। तलबा क्रिकेट खेल रहा है, तो सिफत नहीं हो सकता है, तो बी इज द करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन। जमीर नहीं हो सकता है, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तलबा खेल रहा है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। पस्ती का मुतजाद क्या होता है? ऊंचाई, फराज, बुलंदी। पस्ती जो होता है नीचे को कहते हैं, उसका मुतजाद, उसकी जिद क्या है? उसकी मुतजाद होगा ऊपर, तो ऊंचाई, क्या ये ऊंचाई है? बुलंदी। तो दोस्तों ऊंचाई पस्ती की जिद, पस्ती की जिद जो है ना मानवीय एतबार से ऊंचाई तो है, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो बुलंदी यूज होता है, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर देखा जाए तो ऊंचाई और बुलंदी दोनों जिद है इसकी, तो डी होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी जब भी किसी की एक चीज का ख्याल रखे कि जब भी वाहिद जमा तज़कीर व तानीस
तानीस या मुतजाद मुतरादिफात, ये चार चीजों पे जब भी क्वेश्चन बनता है तो बीपीएससी जो है एक ही ऑप्शन को मानता है, उसमें डी ऑप्शन नहीं होता है। डी ऑप्शन जो है ना नहीं होता है, एक ही ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा। चाहे उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपको लगे कि नहीं ये भी हो सकता है, जैसे इसमें ऊंचाई भी हो सकता हो, लेकिन एक्चुअली जो बुलंदी है वो एक्चुअली इसका मुतजाद है, पस्ती का मुतजाद है, इसलिए सी को ही करेक्ट माना है। तो ये चीज ख्याल रखें कि वाहिद जमा तज़कीर और तानीस मुतजाद और मुतरादिफात से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ए बी सी में से कोई एक ही सही होगा, इसका ख्याल रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे क्या कहलाता है? वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे, जैसे जैद ने आमिर को मारा। अच्छा, वो लफ्ज जो काम के करने वाले, इसमें करने वाले कौन है? जैद है। मारने वाला जो है वो जैद है, क्योंकि जैद ने आमिर को मारा है तो जैद है। तो जैद जो है वो काम के करने वाले को जाहिर करता है। तो जैद क्या है इस जुमले में, वो हमें पूछा जा रहा है। उसी तरह हम लोग ये भी जानेंगे कि आमिर क्या है इस जुमले में और मारा क्या है इस जुमले में, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे क्या कहलाता है? फाइल है, मफूल है, सिफत है, हस्बे वाला में से एक से जायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों काम के करने वाले को, इसमें जो जैद है वो फाइल है, काम का करने वाला यही है, जैद है। आमिर जो है वो मफूल है। वो लफ्ज जिस पे काम का असर पड़े, क्योंकि जो मारने का जो काम है उसका जो असर है आमिर पे पड़ा है, क्योंकि आमिर को पिटाई लगी है। मारा जो है वो फेल है। मारने से फेल का होना या करना समझ में आ रहा है, इसलिए फेल है। तो फाइल, मफूल और फेल, यही जुमले की तरतीब भी है। अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जुमले की तरतीब क्या है, तो पहले फाइल आता है एक नंबर, दूसरा मफूल आता है और तीसरा हमारा फेल होता है। तो ये जुमले की तरतीब होती है। तो वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे, मफूल नहीं है। मफूल क्योंकि काम का जो असर है वो उस जिस लफ्ज पर पड़ता है वो मफूल है। तो बी ऑप्शन इज दी रॉन्ग ऑप्शन। सिफत हमने अभी पढ़ा कि सिफत वो लफ्ज जो किसी शख्स या किसी चीज की अच्छाई, बुराई या अंदरूनी या जाहिरी हालत जिससे पता चले वो सिफत है। तो सी भी नहीं है। काम के जो करने वाले को, वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे वो फाइल कहलाता है। इस वजह से ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नज़म के क्या मानी है? नज़म के क्या माने? नज़म के एक माने जो है लड़ी पिरोना होता है। नज़म के एक माने लड़ी पिरोना, ये जरूर याद रखिए। तरतीब, इंतजाम, आराइश, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नज़म के क्या माने? नज्म नस्क करना, तरतीब देना, यह भी सही है। इंतजाम, नज्म करना, यह भी नज्म के मानी है। आराइश करना, तरतीब देना। लड़ी पिरोना, यह भी आराइश करना भी नज्म के मानी। ये सारे तरतीब, इंतजाम, आराइश सारे ही नज्म के माने होते हैं। इस वजह से जब ए बी सी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दर्जी ने कपड़े सी दिए, ऊपर दिए गए जुमला में कौन सा लफ्ज इस्म फाइल की मिसाल है? अब पढ़ते हैं। एक होता है फाइल, एक होता है इस्म फाइल, एक होता है इस्म मफूल। दोस्तों इन सब के बारे में अभी हमने फाइल के बारे में पढ़ा कि वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे वो फाइल कहलाता है, फाइल कहलाता है।
اب دیکھتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول کس کو کہتے ہیں. تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. یہاں پہ جیسے ہے خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے، کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت ہے. دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے. ان جملوں میں مظلوم، معقول، آزمودہ، مصور ایسے الفاظ ہیں جو مفعول کی مناسبت سے آیا ہے. وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے، فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے وہ اسم مفعول ہے. جیسے اس جملے میں مخلوق جو ہے نا مفعول ہے، لیکن اس کے نام کو ظاہر کر رہا ہے، مخلوق کو ظاہر کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ اسم مفعول ہے. اسی طرح آزمودہ، مصور، مظلوم بھی ایک ورڈ ہے، معقول ہے، آزمودہ ہے، مصور ہے. تو یہ سارا جو ہے فعل کی جو مفعولی حالت، فعل کی یہ مفعولی حالت ہے. فعل کی ظلم سے مظلوم ہے، مفعول ہے، عقل سے معقول ہے. تو فعل کی جو مفعولی حالت ہے وہ مظلوم معقول ہے، لیکن اس کے نام کو جب ظاہر کرے جو مخلوق کو، یہ اصل فعل ہے، خلق سے پیدا کرنے سے ہے، مخلوق ظلم سے ہے، ظلم کرنا اسی سے مظلوم ہے. تو جب یہ مفعول کے وزن پہ آ جائے، مظلوم جب ہو جائے تو وہ کسی نام کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ مظلوم ایسا شخص کو کہتے ہیں جس پہ ظلم ہوا ہے، تو اس کو اس نام کو ظاہر کر دیا، تو اس وجہ سے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. جو اس جملے میں غور کیجیے، درزی نے کپڑے سی دیے، بڑھئی نے الماری بنائی، کسان نے کھیتی کی، شاعر نے غزل پڑھی. ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیشے کی مناسبت سے کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے. تو دوستو یہ درزی ایک پیشہ ہے جو کپڑے سیتے ہیں، بڑھئی جو پلمبر وغیرہ کے کام کرتے ہیں، پلمبر تو نہیں، فرنیچر وغیرہ کے کام کرتے ہیں، کسان جو کھیتی کرتے ہیں، شاعر جو شاعری کرتے ہیں. تو ان کا ایک پیشہ ہے. تو ان کے پیشے کے حساب سے یہ فاعل کی جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے، اور پیشے کے اعتبار سے جو مناسبت سے کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے اسے اسم فاعل کہتے ہیں. تو اس میں درجی جو ہے، بڑھئی جو ہے، شاعر جو ہے، کسان جو ہے، یہ سارا اسم فاعل ہے. پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل کہلاتا ہے. اب کوشچن پہ چلتے ہیں. درجی، کپڑے، سینا. سینا تو یہ فعل ہے، کام کا ہونا. کپڑا اس میں جو ہے مفعول ہے، اسم مفعول نہیں. اسم مفعول تو کسی نام مفعولی حالت پہ ہونا چاہیے اور نام کو ظاہر کرے، وہ پھر جو ہے نا اسم مفعول ہوگا. درجی جو ہے یہ پیشے کے اعتبار سے دیا گیا نام ہے، کیونکہ درجی کپڑے سیتا ہے اور وہ کپڑا سینا درجی کا پیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اے از دی کریکٹ. دوستو آگے بڑھتے ہیں. ذیل میں صفت عددی کی مثال کون سی ہے؟ 10 خواتین، چند کتابیں، 4 بلیاں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو صفت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ صفت کی جو قسم ہے وہ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری. صفت ذاتی کہتے ہیں اسے صفت مشبہ بھی کہتے ہیں، یعنی صفت ذاتی کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے. یہ وصف اس شخص یا چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. ذاتی وہ صفت جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے، یعنی کسی صفت کا کسی ذات میں، کسی شخص میں پایا جائے، اور یہ وصف اس شخص یا چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت کو، اچھائی برائی نہیں بلکہ اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے. جیسے اپاہج صفت ذاتی ہے، سیاح، چالاک، شاطر، لمبا، چھوٹا. اس میں جو صفت ہے چھوٹا ہونا، لمبا ہونا،
شاطر ہونا، چالاک ہونا، سیاح ہونا، اپائج ہونا کسی شخص کی اندرونی حالت کو یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اس وجہ سے یہ صفت ذاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں صفت نسبتی کیا کہتے ہیں۔ وہ صفت جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے، جیسے سلیم شاہی جوتا، ترکی ٹوپی، کشمیری سال، جاپانی پنکھا، نورانی، کسی چیز کا کسی چیز سے لگاؤ، کسی چیز کا لگاؤ کسی دوسری چیز سے ظاہر کرے، یعنی جیسے پنکھا کا جو اس میں لگاؤ ہے جاپان کا ہے، اس وجہ سے جاپانی پنکھا ہے۔ جیسے کشمیری ہو گیا، جاپانی ہو گیا، کوئی شخص کو اگر کسی نے کہا دیا جاپانی ہے تو جاپان کا ہے۔ تو دہلوی جیسے بولتے ہیں، لکھنوی جیسے بولتے ہیں، عیسوی بولتے ہیں، ہجری بولتے ہیں، تو یہ کسی چیز کا کسی چیز سے لگاؤ ہے، یعنی لکھنوی اگر کسی کو بولتے ہیں، جیسے فراق گورکھپوری جیسے بولتے ہیں، گورکھپور، تو فراق گورکھپور کا ہے، گورکھپور سے اس کا لگاؤ ہے، یعنی گورکھپور میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس وجہ سے جو فراق گورکھپوری ہے وہ صفت نسبتی ہے۔ صفت عددی کہتے ہیں وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب معلوم ہو، جیسے 5 انگلیاں، 4 خلیفے، 2 پاؤں، کچھ لوگ، تہائی آبادی، 2/3 اکثریت، تھوڑے روپیے وغیرہ۔ دن دونا، رات چوگنی میں دونا اور چوگنی صفت عددی ہے، دن دونا رات چوگنی۔ چند، کئی، بعض، سب، کل، بہت، بہت سے، تھوڑے، کم وغیرہ سب صفت عددی ہے۔ صفت مقداری وہ صفت جس سے کسی چیز کا وزن اور ناپ معلوم ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا وزن یا ناپنا معلوم ہو، اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ جیسے اس کے ساتھ عددوں کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ عددوں کا بھی استعمال، صفت عددوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے 2 کلو چاول، تو اس میں جو 2 ہے وہ صفت عددی ہے، صفت عددی ہے۔ اس میں جو کلو ہے وہ صفت مقداری ہے۔ اسی طرح 5 میٹر کپڑا، تو 5 جو اس میں ہے وہ صفت عددی ہے، لیکن میٹر جو ہے وہ اس سے ناپ اور وزن کا پتہ چلتا ہے، اس وجہ سے صفت مقداری ہے۔ 10 لیٹر تیل، تو اس میں 10 جو ہے صفت عددی ہے، لیٹر جو ہے صفت مقداری ہے۔ اسی طرح مٹھی بھر چاول، اس سے بھی ناپ کا پتہ چلتا ہے، تو یہ صفت مقداری ہے، صفت عددی نہیں ہے۔ صفت ضمیری ایک اور 5واں قسم ہے اس کا صفت کا، وہ ضمیریں جو صفت کا کام کرے، وہ ضمیر یہ ہے، وہ ضمیر جو صفت کا کام کرے وہ صفت ضمیری کہتے ہیں، جیسے وہ، یہ، کون، جو، کیا، یہ سب صفت ضمیری ہے۔ وہ، یہ، کون، جو، کیا، جیسے وہ لڑکا، تو وہ لڑکا میں وہ جو ہے صفت کا کام کر رہا ہے، یعنی کسی کو آپ جو ہے نا اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو خاص کر رہے ہیں، اس کی صفت کر رہے ہیں، وہ لڑکا بیمار ہے۔ یہ کتاب پرانی ہے، کون آدمی آیا، جو کام کرو اچھی طرح کرو، کیا چیز لے رہے ہو، تو یہ جو اس میں ان جملوں میں کیا، جو، اسی طرح یہ، وہ جو استعمال ہوا ہے یہ صفت ضمیری۔ دوستو ہم نے صفت عددی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب معلوم ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کوشچن کی طرف۔ کوشچن میں یہ کہتا ہے کہ ذیل میں صفت عددی کی مثال کون سی ہے؟ 10، اس میں بھی عدد کا پتہ چل رہا ہے، چند، اس میں بھی عدد کا پتہ چل رہا ہے، 4، اس میں بھی عدد کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے 10 خواتین میں بھی صفت عددی ہے، 10 چند خواتین بھی صفت عددی کی مثال ہے، 4 بلیاں بھی صفت عددی کی مثال ہے۔ جب ایک سے زیادہ صحیح ہو جائے تو ڈی از دی کریکٹ آپشن۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہے، مذکورہ بالا شعر میں قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ جہاں، امتحا اور بھی ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دوستو تھوڑا سا قافیہ اور ردیف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دوستو وزن جو کہتے ہیں، وزن 2 کلموں کے حرکات و سکنات میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں، وزن۔
दो कलमों के हरकत सुकून में बराबर होने को वजन कहते हैं। उसी तरह रदीफ, ये रदीफ है वो लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, यानी दोनों मिसरे में ये दोहराया जाता है, तकरार होती है, तो वो रदीफ कहलाता है। काफिया उन हुरूफ व हरकत के मजमुए को कहते हैं जो हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज बदले हुए हों, वो काफिया। सेम अल्फाज नहीं होता, रदीफ में सेम अल्फाज होता है जिसे दोहराया जाता है, लेकिन काफिये में सेम अल्फाज नहीं होता है, लेकिन दोनों का जो आवाज है वो हम आवाज है, जो उसकी जो एंडिंग है अल्फाज की, वो एंडिंग सेम होती है आवाज के एतबार से। जैसे इस शेर में हम देख लेते हैं, ये जो और भी है, ये जो वर्ड तकरार के साथ दोहराया गया है, ये रदीफ है, रदीफ की मिसाल है, समझे। और इसमें जो जहां है, इम्तिहान है, दोनों अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन दोनों के आवाज हम आवाज है, आखिर में जो आवाज आ रही है वो सेम है, इस वजह से ये काफिया है। तो मज़कूरा वाला शेर में काफिये की निशानदेही कीजिए। तो फर्स्ट मिसरे में जहां काफिया है और सेकंड मिसरे में इम्तिहान काफिया है। तो जहां और इम्तिहान और भी है, ये रदीफ है। तो हमें पूछा है कि काफिया कौन कौन सा है, जहां भी है, इम्तिहान भी है, तो एक से ज्यादा सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे क्या कहते हैं? रोजमर्रा, मुहावरा, कहावत, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ये जो कहावत है उसको ज़रबुल मसल भी कहते हैं, ज़रबुल मसल भी कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। कहावत किसको कहते हैं? दोस्तों कहावत को पैराबल कहते हैं, पैराबल इंग्लिश में कहते हैं। प्लीज ये याद रखिए, ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है, पूछा जाता है। कहावत वो फकरा, जुमला या कौल है जिसे बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाकया या कहानी जरूर होती है। कहावत जुमला या फकरा या कौल जिसे बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाकया या कहानी जरूर होती है। जैसे अभी हमने मिसाल में पढ़ा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी इज्जत तो नहीं है लेकिन फिर भी आप मेहमानी किसी की पे जा रहे हैं। या फिर इसके अलावा जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, एक और कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी खुद को तो कुछ आता जाता है नहीं, उस काम को करने को किसी काम के बारे में बोलते हैं कि वो काम तो किसी बंदे को आता नहीं है, लेकिन कोई अगर दूसरा बंदा उस काम को करे तो उसको वो गलत सलत उसके बारे में बोले तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा उसका मतलब होता है। तो एक वाकया जो है ना उसके पीछे छुपा होता है, कहावत के पीछे। उसी तरह मुहावरा कहते हैं, मुहावरा को इंग्लिश में स्लैंग फ्रेज कहते हैं, स्लैंग फ्रेज कहते हैं। ये रोजमर्रा है, तो रोजमर्रा को स्लैंग फ्रेज कहते हैं। अल्लाह की कसम, ये और छोटे मुंह, उसी तरह जमीन पर पांव धरना एक जो है ना मुहावरा है, लेकिन जमीन पर पांव ना धरना, जो जमीन पर पांव है वो स्लैंग फ्रेज है, रोजमर्रा है। खत कशीदा, इसमें जो खत कशीदा अल्फाज हैं, ऐसे फकरे हैं जिन्हें रोजाना की बातचीत में खास मौकों पर और खास मानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फकरे को रोजमर्रा कहते हैं। अब देखते हैं मुहावरा को इडियम्स बोलते हैं। इन जुमलों में बहुत दिन बाद नानी से मिलकर आंखें भर आई, उसी तरह हकीकत सामने आने पर बगले झांकने लगे, ऋषि आपसे मिलकर दिल बाग बाग हुआ। दिल बाग बाग होना
یعنی دل خوش ہو جانا. بغلے جھانکنا شرمندہ ہونا. آنکھیں بھر آنا کے معنی ہوتا ہے جیسے کسی سے مل کر جیسے خوشی کی جو آنسو ہوتی ہے وہ آنکھیں بھر آنا اسی کو بولتے ہیں خوش ہونا. تو ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ آنکھیں بھر آنا, بغلے جھانکنا اور دل باغ باغ ہونے کے معنی ہے رنجیدہ ہونا, شرمندہ ہونا اور بہت خوش ہونا. آنکھیں بھر آنا کیوں نا رنجیدہ ہونا, بغلے جھانکنا شرمندہ ہونا اور بہت خوش ہونا دل باغ باغ ہونے کے معنی ہے. وہ الفاظ جو فعل یا فعل پر ختم ہو, وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہو, جیسے آنکھیں بھر آنا جو ہے اس میں فعل ہے, جھانکنا اسی طرح باغ باغ ہونا. باغ باغ ہونا یہ فعل ہے, جھانکنا بھرانا. تو وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں اسے محاورہ کہتے ہیں. جیسے دل باغ باغ ہونے میں خوش ہونا ہے, بغلے جھانکنا شرمندہ ہونا, آنکھیں بھرانا میں رنجیدہ ہونا. تو دوسرے معنی میں استعمال تو ہوتا ہی ہے لیکن فعل پر بھی ختم ہوتا ہے تو اسے محاورہ کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, کوشچن پہ چلتے ہیں. روزمرہ جیسے کوئی ایسا فقرہ یا قول یا فقرہ ہے, الفاظ کا مجموعہ ہے جو عام طور پر روزانہ کی عام بول چال میں ہم یوز کر لیتے ہیں, جیسے اللہ کی قسم 2 منٹ میں آیا, اسی طرح زمین پر پاؤں, یہ سب جو ہے نا روزمرہ ہے. محاورہ کہتے ہیں جو فعل پر ختم ہو, فعل پر ختم ہو اور دوسرے معنی میں استعمال ہو. ضرب المثل کہتے ہیں وہ ایسے جملے قول یا فقرہ جو جسے کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا جائے اسے جو ہے نا کہاوت بولتے ہیں. کہاوت کی تعریف ہم نے پڑھی, زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہوتا ہے, محاورہ کے پیچھے میں نہیں ہوتا ہے. محاورہ کی جس صرف میننگ ہوتی ہے, روزمرہ کے پیچھے بھی کوئی واقعہ نہیں ہوتا, تو کہاوت کے پیچھے ایک واقعہ بھی چھپا ہوتا ہے اور بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں مان نہ مان میں تیرا مہمان یہ کہاوت ہے, یہ تو فعل پر ختم نہیں ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہ نہیں ہوگا. روزمرہ میں مان نہ مان میں تیرا مہمان یوز نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے اے از دی رانگ آپشن, سی آپ کا صحیح آپشن ہوگا جو کہاوت ہے, ضرب المثل ہے. دوستو آگے بڑھتے ہیں. لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ فقرہ, جملہ, روزمرہ, حسب بالا میں سے ایک سے زائد, حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو روزمرہ کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ کچھ ایسے لفظ یا فقرہ ہے جو روزمرہ میں ہم استعمال کر لیتے ہیں, جیسے اللہ کی قسم. اس کی میننگ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. 2 منٹ کی بات کی جا رہی ہے, اس وجہ سے میننگ سمجھ میں آ رہا ہے. جملہ ایک مکمل فقرہ ہوتا ہے جس کے معنی مکمل وہ جملہ وہ فقرہ ہوتے ہیں یا پھر وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آئے, وہ جملہ کہتے ہیں. تو جملے سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے, تو اس وجہ سے بی رانگ آپشن, سی بھی رانگ آپشن ہے. فقرہ بولتے ہیں, فقرہ میں کچھ الفاظ کا مجموعہ ایسا ہوتا ہے جو مکمل نہ ہو, معنی تو دیتا ہے لیکن مکمل معنی نہیں دیتا ہے, اس وجہ سے اے از دی کریکٹ آپشن. دوستو آگے بڑھتے ہیں. ذیل میں دیے گئے مناسب لفظ سے درج ذیل جملہ مکمل کیجیے. اردو افسانہ 20ویں صدی کے کیا ہے؟ ابتدائی کی پیداوار ہے. 20ویں صدی کے ابتدائی کی پیداوار ہے. آغاز, آخری, حسب بالا میں سے ایک سے زائد, حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دوست ایک ایک کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اگر ابتدائی کو استعمال کریں تو ابتدائی کے ساتھ کوئی ورڈ آتا ہے, یہ ایک صفت ہے, اس کے ساتھ کوئی ورڈ کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. تو 20ویں صدی کے ابتدائی کی پیداوار ہے, اس سے جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے اے از دی رانگ آپشن. 20ویں صدی کے آخر کی پیداوار ہے, اگر آخر ہوتا
تو ہم وہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. تو آخری بھی جملے میں استعمال نہیں ہو پا رہا ہے, اس وجہ سے سی از دی کریکٹ رانگ آپشن اگین. تو ایک بچا بی. تو اردو افسانہ 20ویں صدی کے آغاز کی پیداوار ہے. تو آغاز استعمال ہو جا رہا ہے, بی از دی کریکٹ آپشن. یہ آغاز کی پیداوار ہے, 20ویں صدی کے آغاز کی پیداوار ہے, اور نثری اعتبار سے یا لٹریچر کے اعتبار سے آغاز 20ویں صدی کے آغاز میں ہی اردو افسانے کی پیداوار ہوئی ہے, اس وجہ سے آغاز ہی کریکٹ آپشن ہے. دوستو آگے بڑھتے ہیں, افسانہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. ہم نے ابھی پڑھا کہ افسانے کا فن, افسانے کے لغوی معنی جھوٹی بات, سرگزشت, قصہ, کہانی, داستان وغیرہ کے ہیں افسانے کے. یہ ایک انگریزی رائٹر ہے یا انگریزی تحقیق جو ہے نا کریٹکس کے کریٹکس اس کی جو پیشہ تھی, انہوں نے کریٹکس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. تو ایڈ گریلن پو کے مطابق افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. یہ کوشچن میں آیا ہوا ہے, جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثر کو قائم رکھنے میں معاون نہ ہو. اس میں وحدت تاثر اور کلیت ہو. اسے ایڈ گریلن پو کی تعریف ہے افسانہ کے بارے میں. منٹو کے مطابق ایک تاثر خواہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے, یہ افسانہ ہے. ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق افسانہ زندگی کی تفسیر ہے. اس میں زندگی کا ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس پر حقیقت کا دھوکہ ہو سکے. وہ زندگی کی تعبیر بھی ہے اور تصویر بھی, اور اسی کے ساتھ اس میں مصنف کا ایک نقطۂ نظر بھی ہونا ضروری ہے. افسانے کے اجزائے ترکیبی یہ ضرور یاد رکھے, پلاٹ ہوتا ہے, کردار, نقطۂ نظر, ماحول اور فضا, اسلوب, آغاز اور اختتام, وحدت تاثر. یہ سارے افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں. اچھا, یہ اردو تنقید میں ایڈ گریلن پو کا بہت بڑا کام ہے, تو اسی وجہ سے اس کی افسانے کی تعریف ہم نے پڑھا. افسانے کی نمایاں اور اہم خصوصیات وحدت تاثر ہے. افسانے میں پلاٹ کی حیثیت جس میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے, تمام تر کہانی اس پر منحصر ہوتی ہے. تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ افسانے میں پلاٹ کی جو حیثیت ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے. وقار عظیم کے مطابق پلاٹ واقعات یا تاثرات کو فنی ترتیب دینا ہے. وقار عظیم کے مطابق پلاٹ واقعات یا تاثرات کو فنی ترتیب دینا, یہ وقار عظیم کے مطابق کہا گیا. دوستو یہ افسانے کے بارے میں تھا. ہم نے پڑھ لیا کہ جو اردو افسانہ 20ویں صدی کے آغاز کی پیداوار ہے. یہ ضرور یاد رکھیے کیونکہ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ اردو افسانہ کس صدی کی پیداوار ہے, یہ پوچھا جا سکتا ہے. دوستو چلتے ہیں اگلا کوشچن کی طرف. عذرا کل واشنگٹن ڈی سی جائے گی, مذکورہ والا جملہ فعل کی کس طرح کی مثال ہے؟ فعل ماضی کہتے ہیں وہ کام جس کا ہونا گزرے زمانہ میں معلوم ہو, یعنی وہ کام جو ہو چکا ہو. فی الحال وہ کام جو زمانہ حال میں وہ کام جس کا ہونا, یہ پورا ورڈ یہاں پہ آپ کر لیجئے, وہ کام جس کا ہونا زمانہ حال میں معلوم ہو.
यानी अभी वो काम हो रहा हो, लेकिन वाशिंगटन डीसी जाएगी, ये काम जो है ना आने वाले कल में होना मालूम हो रहा है। फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल वो काम जिसका होना आने वाले वक्त में मालूम हो। तो वाशिंगटन डीसी जाएगी, ये आने वाले वक्त में मालूम होता है। और फेल मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में होगा, क्योंकि वो अभी गया नहीं है, ये अभी जा नहीं रहा है, बल्कि वो जाएगी, जो मुस्तकबिल का है, तो मुस्तकबिल कहते हैं। ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। फेल मुस्तकबिल है, डीसी जाएगी, फेल की, ये फेल मुस्तकबिल की मिसाल है, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दर्ज झेल में से दुरुस्त जुमला का इंतखाब कीजिए। अच्छी किताब हर बार पढ़ा जाता है। किताब, एक चीज का याद रखिए, किताब जो है ना मुअन्नस है, तो जुमले में भी मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। अच्छी किताब, जैसे यहाँ पे अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, अच्छी किताब बार बार पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है नहीं होगा, क्योंकि मुअन्नस है तो पढ़ी जाती है होना चाहिए। तो जब पढ़ा जो है, ये एलिमिनेट कर देंगे। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, यहाँ अच्छी किताब के हिसाब से अच्छी जो सिफत है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, पढ़ना तो मुअन्नस इस्तेमाल हुआ, पढ़ी जाती है, वह जुमला मुकम्मल भी है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से सही जुमला की निशानदेही कीजिए। आज स्कूल बंद है, आज स्कूल का बंद है, का यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया जुमले में, इस वजह से बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। आज स्कूल की बंदी है, तो जुमला इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है, बंद होना सीधा होता है। स्कूल की बंदी, ये जुमला गलत है, इस वजह से सी भी गलत हो जाएगा, इस वजह आज स्कूल बंद है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में दिए गए मिसरे से दर्ज जेल शेर मुकम्मल कीजिए। दिल जा उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। इसका दूसरा मिसरा क्या है? जो उजड़े और फिर ना बसे, दिल वो निराली बस्ती है, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। जब भी दुनिया बसती थी, अब भी दुनिया बसती है। तो दोस्तों, दिल जा उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, उसका जो दूसरा मिसरा है, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फ़आल के क्या मानी है? बादल, धुआं, आहवजारी, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों, फ़आल की जो मानी है वो बादल नहीं है, धुआं भी नहीं है, आहवजारी भी नहीं है। इसका जो सही माना है, तो जब ए बी सी गलत हो जाए तो डी भी गलत होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो सही माना है उसको एक्टिव बोलते हैं, इंग्लिश में एक्टिव बोलते हैं, जिसका माइंड जो है ना एक्टिव होता है, जो सुस्त नहीं होता है और किसी भी काम को करने के लिए टाइम पे करता हो, उसको फ़आल बोलते हैं, एक्टिव। आगे बढ़ते हैं। कलाम में किसी हालत या बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है? हुस्न तालील, मुरादुन नज़ीर, मुबालगा, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हुस्न तालील, मुरादुन नज़ीर और मुबालगा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सवाल पे वापस आएंगे। हुस्न तालील कहते हैं, गालिब का ये शेर है, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनाह हो गई। गालिब ने इस शेर में मुख्तलिफ किस्म के फूलों के खिलने का सबब ये बताया कि ज़मीन के अंदर जो हसीन चेहरे और हस्तियां दफन हैं, गोया उन्हीं का अक्स लाला गुल में नुमाया हो गई। लाला गुल यानी फूलों का खिलना फितरी अमल है, मगर शायर ने इसका कुछ और सबब बयान किया है। तो शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो, हुस्न तालील कहते हैं। तो यानी किसी बात का जो हकीकी सबब है वो बयान ना करके उसका जो है ना दूसरा सबब लेना, हुस्न तालील कहते हैं। शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो। जैसे यहाँ पे लाला गुल का नुमाया होना,
नुमायां होने के जो सबब है वो चेहरे या हस्तियां नहीं है जो दफन है, जमीन के अंदर दफन है, बल्कि फितरी अमल है। लेकिन इस शेर में जो सबब बयान किया है शायर ने, वो खाक में सूरतें पिन्हा होना या चेहरे और हस्तियां दफन होने की वजह से लाला गुल में नुमाइंदगी या लाला गुल में सरसब्जी या होना या लाला गुल खिलना, ये खिल जाना उसके वजह से हुआ हो, यानी चेहरे और हस्तियां दफन होने की वजह से हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन शेर में वो सबब ही मुराद लिया है शायर की तरफ से। तो शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो, उसे हुस्न तालील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुरातुन नज़ीर कहते हैं, मुरातुन नज़ीर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। पहले मिस्र में पत्ता फिर बूटा, दूसरे मिस्र में गुल और बाग में बाहमी मुनासिबत है। कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज लाना जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाए, उसे मुरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज लाना, जैसे पत्ता आया, उसी तरह बूटा आया, तो जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाए, तो दूसरे मिसरे में उसी मुनासिबत से जो अल्फाज आए हैं वो गुल है, गुल के पत्ते, बूटा बूटा बाग, उसी की मुनासिबत से पत्ता बूटा की मुनासिबत से गुल और बाग जो दूसरे मिसरे में जमा हो गए, मुनासिबत से आया हुआ है, इसी से मुरातुन नज़ीर कहते हैं। अब देखते हैं मुबालगा किसको कहते हैं। वादा शाम पे की हमने अबस जाग के सुबह, वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000, गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस आसार में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जैसे पहले शेर में रात भर जाग कर सुबह करना, दूसरे शेर में 1000 बरस जीने की दुआ करना, तीसरे शेर में गर्मी की शिद्दत का ये हाल कि जो दाना जमीन पर गिर जाए फौरन भुन जाए। कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना मुबालगा कहलाता है। मुबालगा की 3 शक्लें हैं। पहले शेर में रात भर जाग कर सुबह करना अक्ल और आदत दोनों एतबार से मुमकिन है। रात पहले शेर में उसी वक्त ना आते, और वादे शाम पे की हमने बस जाग के सुबह जाग कर सुबह कर देना, यह अक्ल और आदत दोनों एतबार से मुमकिन है, क्योंकि अक्ल भी समझ में आता है, और जब आदत के एतबार से मुमकिन हो तो अक्ल के एतबार से भी जो ना वो अमुमकिन होता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग जो है ना जाग के सुबह कर देते हैं, हमने भी किया है, आप भी किए होंगे। तो अक्ल और आदत दोनों एतबार से जो है ना जाग कर सुबह करना ये समझ में आता है। तो इसे क्या कहते हैं? तबलीग बोलते हैं। तबलीग बोलते हैं, मुबालगे की एक किस्म है। मुबालगा की यह शक्ल कि जब कोई बात अकली और अमली दोनों तरह से मुमकिन हो, तबलीग कहलाता है। तबलीग कहलाता है। दूसरे शेर में 1000 बरस जीने की दुआ अकली तौर पर तो मुमकिन हो सकती है, मगर अमली तौर पर अक्ल तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, हम लंबी उम्र की दुआ कर लेते हैं, तो 50,000 साल जीने की दुआ कर ली, अक्ल के एतबार से सही है, लेकिन यह अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। अब 50,000 साल कोई जिंदा नहीं रहता है, तो अक्ल के एतबार से अगर सही हो और अमली तौर पर मुमकिन ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, देखते हैं। मुबालगा की यह सूरत जब कोई बात अकली तौर पर मुमकिन हो लेकिन अमली तौर पर मुमकिन ना हो तो उसे इगराक बोलते हैं। तीसरे शेर में गर्मी की शिद्दत का ये बयान कि दाना जमीन पर गिरते ही भुन जाए, ये बात न अकली तौर पर सही है न अमली तौर पर सही है। तो दोस्तों, जमीन पर दाना गिरने पे भुन जाना, ये जो है ना अक्ल भी तस्लीम नहीं करता, भुन नहीं सकता, भुनता नहीं है कितनी भी गर्मी हो जाए, तो ये ना अमली तौर पर ये सही है। तो मुबालगे की ये इंतहाई शक्ल के जब कोई बात अकली और अमली किसी तौर पर भी मुमकिन ना हो तो उसे गुलू कहते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कलाम में किसी हालत या बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना,
حسن تعلیل تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں شعر میں لفظ کا کسی بات کا ایسا سبب لینا جو اس کا حقیقی سبب نہ ہو تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں، تو یہ رانگ آپشن ہے۔ مرات النظیر، کلام میں ایک مصرے میں کچھ ایسے الفاظ لانا، اسی کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں یا اسی شعر میں کچھ الفاظ جو جمع ہو جانا، اسے مرات النظیر کہتے ہیں، تو اس وجہ سے بی رانگ آپشن۔ مبالغہ، کسی بات یا حالت یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ ذیل میں دیا ہوا جملہ کس طرح کا ہے؟ یہ پھول خوشبودار نہیں ہے، انکاریہ ہے، بیانیہ ہے، سوالیہ۔ یہ خوشبودار نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ذیل میں دیا ہوا جملہ کس طرح کا ہے؟ انکاریہ جملہ ہے، بیانیہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے، یا حسب والا میں سے ایک سے زائد یا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو یہ جملہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ جملہ کہتے ہیں لفظوں کے وہ مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند کو خبر بھی کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں۔ جملے کا پہلا جز ہے جس میں یہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اسے مبتدا بھی کہتے ہیں اور فاعل بھی۔ یہ جملہ دوسرا جز ہے مسند، اس حصے میں مبتدا یا فاعل کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے، جیسے مسند الیہ زید بیمار ہے، تو اس میں زید مسند الیہ ہے اور مسند بیمار ہے۔ اسی طرح محمود مسند الیہ ہے، گھر سے آیا، لڑکے کتاب پڑھتے ہیں، تو یہ مسند الیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جملے کی قسمیں معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہیں: خبریہ، سوالیہ، امریہ، استجابیہ، فجائیہ۔ خبریہ جملہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دی جائے یا نہ دی جائے، جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے، وہ نہیں سوتا ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے، چاہے وہ نفی ہو یا مثبت ہو۔ جملہ خبریہ میں نفی اور مثبت دونوں ہوتا ہے، نفی مثبت دونوں ہوتا ہے جملہ خبریہ میں۔ اب پڑھتے ہیں جملہ سوالیہ کے بارے میں۔ وہ جملہ جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، جیسے کیا لڑکا اسکول گئے، کیا لڑکے اسکول گئے، وہ کیوں پڑھتا ہے، یہ کیا ہے، تو ان جملوں میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اس وجہ سے جملہ سوالیہ ہے۔ امریہ وہ جملہ، اس کو حکمیہ بھی بولتے ہیں، جملہ حکمیہ، جملہ حکمیہ وہ جملہ جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، جیسے پانی لاؤ، مت کھیلو۔ تو کام کا کرنا، پانی لاؤ میں پانی لانے کا جو کا حکم دیا جا رہا ہے، مت کھیلو نہ کھیلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے جملہ حکمیہ ہے۔ استجابیہ وہ جملہ ہے جس میں حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جائے، جیسے یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، کتنی اچھی بات ہے، استجابیہ ہے، یعنی جس سے حیرت اور تعجب کا اظہار ہو اسے استجابیہ کہتے ہیں۔ یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوب سے تعجب کا اظہار ہوتا ہے، حیرت کا اظہار ہوتا ہے، کتنی اچھی سے، کتنی اچھی سے تعجب اور استجابیہ۔ اس کا الگ جو ہے نا ایک سائن بھی ہوتا ہے، جیسے جملہ سوالیہ میں سوالیہ جملہ ہوتا ہے، اسی طرح جملہ استجابیہ میں جو ہے نا ایک ایکسکلیمیشن کا سائن ہوتا ہے۔ اسی طرح فجائیہ بھی ایک ہے، خوشی یا غم کے موقع سے جو بے اختیار الفاظ نکلتے ہیں انہیں یہ جملہ مشتمل ہوتا ہے، انہیں پر یہ جملہ مشتمل ہوتا ہے، اسے فجائیہ بولتے ہیں۔ جیسے افسوس وہ مر گیا، افسوس۔ خوشی یا غم کے موقع پر جو بے اختیار الفاظ نکلتے ہیں، جو افسوس وہ مر گیا، مر گیا۔ غم کے موقع پر جو بے اختیار لفظ ظاہر ہوتا ہے وہ افسوس کہ وہ مر گیا، ہائے وہ ڈوب گیا، واہ محمود کھیل میں جیت گیا۔ واہ خوشی کے موقع پر واہ آتا ہے اور غم کے موقع پر افسوس، ہائے، یہ سب آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بیانیہ جملہ کہتے ہیں یہ پھول خوشبودار ہیں، اس جملے میں پھولوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی ہے۔
ऐसा जुमला जिसमें कोई बात बताई जाए या खबर दी जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। उसमें किसी बात का होना जाहिर होता है, इसीलिए उसे मुस्बत जुमला भी कहते हैं, मुस्बत जुमला भी कहते हैं। तो जुमला बयानिया, जो बयानिया जुमला मुस्बत जुमला होता है, ऐसा जुमला जिसमें कोई खबर बताई जाए या खबर दी जाए। आगे बढ़ते हैं। बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से जुमले की 3 किस्में हैं। एक तो माना के एतबार से हमने पढ़ा, ये बनावट के एतबार से जुमला मुफरद, जुमला मुरक्कब मुतलक, जुमला मुरक्कब मुलत्तफ। जुमला मुफरद ये वो जुमला है जिसमें एक मुस्नद इले और एक मुस्नद है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, शमा रोती है, आफताब तुलू हुआ। जुमला मुरक्कब मुतलक, उसमें 2 या 2 से ज्यादा जुमला शामिल होते हैं और उन्हें हर्फ अत्फ व फेल के जरिए जोड़ा जाता है, लेकिन मानवी एतबार से एक जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे परवेज स्कूल में पढ़ता है, ये मानवी एतबार से एक जुमला है, कंप्लीट हो गया, और उसकी बहन काम करती है, तो ये जुमला, इस जुमले का दूसरे जुमले से कोई फर्क नहीं, कोई ताल्लुक नहीं होता है। अलग अलग जुमला अलग अलग माने देता है और इसे हर्फ अत्फ या फेल से जोड़ा जाता है, इसमें हर्फ अत्फ है। और जुमला मुरक्कब मुलत्तफ, इसमें कई जुमले शामिल होते हैं, लेकिन इसमें एक असल जुमला होता है और दूसरे जुमले उसके मातहत और ताबे होते हैं। हर जुमले का मानवी एतबार से दूसरे जुमले से ताल्लुक होता है। अगर सिर्फ एक ही जुमला बोला जाए और दूसरा जुमला नहीं कहा जाए तो बात पूरी नहीं होगी। जैसे मैं जैसे ही घर से निकला बारिश शुरू हो गई, तो ये जुमला, दोनों जुमले का एक दूसरे से ताल्लुक है। मैं जैसे ही घर से निकला, तो जैसे ही घर से निकला अगर कोई बोलेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब तक दूसरा जुमला नहीं बोलेगा कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैं जैसे ही घर से निकला बारिश शुरू हो गई। तो दोस्तों सवाल पे चलते हैं। हमने अभी पढ़ा जुमला इनकारिया, जुमला इनकारिया, जुमला इनकारिया सवालिया जुमला में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ये जुमला में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये फूल खुशबूदार है नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। इनकारिया, इनकारिया जुमला कहते हैं जिसमें मनफी नफी की जाए, इनकार किया जाए, नफी की जाए, इनकार किया जाए, किसी चीज के बारे में इनकार किया जाए, तो इनकारिया हो गया। बयानिया हो गया, किसी चीज के बारे में खबर दी जाए, जैसे हमने पढ़ा ये मुस्बत जुमला होता है, लेकिन ये नहीं जो है ये मुस्बत नहीं है, ये मनफी है। तो बयानिया जुमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने जो अभी पढ़ा कि जुमला खबरिया, जुमला जो खबरिया होता है वो उसमें दोनों होता है, नफी भी होता है और मुस्बत भी होता है। जब नफी हो तो वही खबरिया जुमला इनकारिया जुमला हो जाता है, और जब मुस्बत हो तो वही जुमला मुस्बत हो जाता है। तो मुस्बत जुमला को बयानिया जुमला भी कहते हैं। बयानिया जुमला, मनफी को इनकारिया जुमला। इनकारिया जुमला बोलते हैं, लेकिन बयानिया जुमला में नफी भी हो सकता है। अगर हमने पढ़ा कि बयानिया जुमला मुस्बत होता है लेकिन मनफी भी हो सकता है, तो इस वजह से जो ऑप्शन इसमें सही है वो बयानिया है लेकिन इनकारिया भी है। तो ए और बी दोनों सही लग रहा है, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से ये जुमला बयानिया बी सही माना गया है, लेकिन हमने जो अभी पढ़ा किताबी इंफॉर्मेशन के एतबार से ये इनकारिया जुमला भी है, इनकारिया भी है और बयानिया भी। बयानिया में मुस्बत भी मुस्बत जुमला होता है लेकिन मनफी भी हो सकता है, इस वजह से ये तो इनकारिया है, ये पक्का है। बयानिया जुमला भी है, ये पक्का है, लेकिन जो बीपीएससी के हिसाब से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। जुमला के बारे में और थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ में डिस्कस करूंगा दूसरी क्लास में, तो वहां पे ये कंफ्यूजन जो है ना दूर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 5, 4,
7 हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। शेर की हैयतें। मुसम्मत, शेर की इस्तिलाह में मुसम्मत ऐसी नज्म को कहते हैं जो कई बंदों में लिखी जाए। एक बंद में अशार की तादाद 3 से लेकर 10 तक होती है। मुसम्मत के हर बंद में मिसरों की तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी पहला बंद अगर 5 मिसरों का है तो बाद के तमाम बंद भी 5-5 मिसरों के होंगे, मुसम्मत कहलाता है। मुसम्मत की 8 किस्में हैं। मुसल्लस, जिसके हर बंद में 3 मिसरे होते हैं। मुरब्बा, जिसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। मुखम्मस, जिसके हर बंद में 5 मिसरे होंगे। जिसके हर बंद में 5 मिसरे होंगे। मुसद्दस, मुसद्दस जिसके हर बंद में 6 मिसरे होंगे। मुसब्बा, जिसके हर बंद में 7 मिसरे होंगे। मुसम्मन, जिसके हर बंद में 8 मिसरे होंगे। और मुतस्सा, जिसके हर बंद में 9 मिसरे होंगे। और मुआशर, जिसके हर बंद में 10 मिसरे होंगे। तो ऐसे है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होंगे। मुसद्दस हमारा जो क्वेश्चन है इसके बारे में, मुसद्दस के बारे में, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होंगे। 6 मिसरे। तो 5 तो गलत है, 4 भी गलत है, 7 भी गलत है। 4 को मुरब्बा कहते हैं। मुखम्मस बोलते हैं। मुसब्बा बोलते हैं 7 को। और मुसद्दस जो है, मुसद्दस में 6 मिसरे होंगे। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। जब ए बी सी तीनों गलत हो तो डी भी गलत होगा। इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झेल के जुमले में से हुरूफ अत्फ की निशानदेही कीजिए। किताब और अखबार ले आओ, ले आओ और किताब और अखबार, जो और है यह हुरूफ अत्फ है। इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हुरूफ अत्फ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हुरूफ वो गैर मुस्तकिल अल्फाज हैं जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना ना दे, जैसे का, की, को, तक, पर, उसे। ये हुरूफ अत्फ हैं। हुरूफ की 4 किस्में हैं। रद्द, अत्फ, ताकीद, हुजाइया। रद्द ये वो हुरूफ हैं जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं, जैसे उसका घर, जैद की बकरी, मैंने कहा, उससे कहो। तो उसका घर में हुरूफ इजाफत है। हुरूफ इजाफत है। हुरूफ रब्त में हुरूफ इजाफत भी होता है। हरफ इजाफत है, इजाफत। उसी तरह जैद की बकरी में भी है, तो हुरूफ इजाफत है। अत्फ बोलते हैं वो 2 लफ्जों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। ये 2 लफ्जों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। सुबह व शाम, वो, बच्चे और बूढ़े, इनमें, वो और हुरूफ अत्फ है। ताकीद उसे हरफ तखसीस भी कहते हैं। ये फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। मैंने तुमसे ही कहा था, जुमले में ही हरफ ताकीद है। ही हुरूफ तखसीस भी कहते हैं इसको, तखसीस भी कहते हैं। फुजाइया वो हुरूफ जो जोश और जज्बे में बेख्तियार जबान से निकल जाए, जैसे आहा, आहा, छी छी, आह। तो ये वो हुरूफ जो जोश और जज्बे में बेख्तियार जबान से निकल जाए, आहा, आहा, छी छी, वाह वगैरह, ये हुरूफ फुजाइया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झेल के जुमले में हुरूफ जार की निशानदेही कीजिए। खाना मेज पर लगा है। अभी हमने पढ़ा कि पर जो है ना हुरूफ जो है ना हुरूफ है, पर जो है ना हुरूफ है, लेकिन कौन सा हुरूफ है ये हमें खाना
ये फाइल है जुमले में। मेज, ये भी इसमें। खाना पर जो है वो हरूफ जार है, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। आज बेइंतहा बारिश हो रही है, आज बेशुमार बारिश हो रही है, आज बेइंतहा बारिश हो रहा है। जो बारिश है वो मुअन्नस है, जिनसे गैर हकीकी है, जिनसे गैर हकीकी है। तो जब भी ये जुमले में इस्तेमाल होगा, ये बारिश का जो लफ्ज है वो मुअन्नस से इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, यहाँ मुजक्कर इस्तेमाल हुआ है, तो मुजक्कर नहीं होगा, इस वजह से सी रॉन्ग हो जाएगा। और शुमार, बेशुमार बारिश, बारिश को गिना नहीं जा सकता है, इस वजह से बेशुमार वर्ड बारिश के साथ गलत है, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। आज बेइंतहा बारिश हो रही है, ये जो ए ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बमाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? बमाना अल्फाज से पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है वो सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में है। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में है। प्रीफिक्स कहते हैं साबका और सफिक्स लाहिका। साबका यानी प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है, जिसे लाहिका बोलते हैं। तो अल्फाज से पहले लगने वाले को कहते हैं, पहले जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, साबका होता है। तो लाहिका तो नहीं होगा, लफ्ज तो नहीं है, साबका बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में से कहावत की निशानदेही कीजिए। आंखें भराना, बगले झांकना, बाग बाग होना। तो दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कहावत और मुहावरा किसको बोलते हैं। कहावत जो है, अभी हमने पढ़ा पहले कहावत, मुहावरा और रोजमर्रा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा फिर से जो है ना जहन नशीन कर लीजिए, थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिए कि कहावत वो फकरा या जुमले या कौल है जिसे बात पे जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कहावत के पीछे कोई वाकया कहानी जरूर होती है। मुहावरा कहते हैं जो वो अल्फाज जो फेल पर खत्म होते हैं और अपने लुग़वी माने की जगह दूसरे माने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मुहावरा जो है ना फेल पर खत्म होता है। तो यहां जो पूछा गया कहावत है, तो आंखें भराना ये फेल पर खत्म हो रहा है। झांकना ये भी फेल पर खत्म हो रहा है। बाग बाग होना, बाग बाग होना ये भी फेल पर खत्म हो रहा है। तो ये सारा जो है ये मुहावरा है। मुहावरा है और हमें पूछा गया कहावत, तो कहावत के एतबार से ऑप्शन गलत है। ए भी, बी भी गलत है, सी भी गलत है। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में से मुहावरा की निशानदेही कीजिए। अभी दिल्ली दूर है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत, जरबुल मसल। आस्तीन का सांप होना ये मुहावरा है। अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर होना यह भी मुहावरा है, लेकिन आस्तीन का सांप होना यह यहां पे मिसाल पूछा है, निशानदेही कीजिए। तो इस वजह से ये जुमला पूरा जुमला में इस्तेमाल हुआ है मुहावरा, तो ये निशानदेही तो नहीं होगा। तो इस वजह से ए गलत है, बी भी गलत है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेशे के एतबार से दिया गया नाम क्या कहलाता है? फाइल, मफूल। फाइल वो लफ्ज जो काम के करने वाले को जाहिर करे, काम करने वाले, जिस पर काम का असर पड़े। इस्म फाइल, पेशे के एतबार से दिया गया नाम को इस्म फाइल कहते हैं। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जुमलों पे गौर कीजिए। दर्जी, कपड़े सी दिए, बढ़ई, शायर, किसान। इन जुमलों में दर्जी, बढ़ई, किसान, शायर अपने अल्फाज में जो पेशे की मुनासिबत से काम करने वाले को कहा जाता है, तो पेशे की मुनासिबत से काम करने वाले को इस्म फाइल कहते हैं। तो इसमें सवाल में हमारा जो इस्म फाइल का ऑप्शन है वो सही था। आगे चलते हैं। अहमद किताब पढ़ रहा है। ऊपर दिए गए जुमले में अहमद क्या है? मफूल, जमीर, फाइल। काम का असर, जिस पर पड़े, वो मफूल है। जैसे अहमद किताब पढ़ रहा है, पढ़ने का जो असर है वो किताब पर जा रहा है, तो इस वजह से किताब मफूल है। तो इसमें किताब, हमें पूछा गया अहमद के बारे में। जमीर, जमीर जो इस्म के जगह पे इस्तेमाल होता है, तो बी भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। तो फाइल वो लफ्ज यानी अहमद जो काम के करने वाले को जाहिर करे। तो यहां पे किताब पढ़ना, कौन कर रहा है काम? ये किताब पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है। तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? लकब, कुन्यत, तखल्लुस। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इस्म अलम या इस्म खास, जो इस्म मारिफा की किस्म है, उसकी जो कई किस्में हैं। जैसे कुन्यत, वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो, कुन्यत कहलाता है। जैसे इब्न मरियम, बिन्त ज़ैनब, अबुल कासिम। हमने ये कुन्यत, लकब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया पिछली क्लासेस में, और अभी भी कर रहे हैं। तो हम बार बार इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपका जहन जो है ना बार बार इस चीज को थोड़ा सा कैच कर ले, रिवीजन होता रहे, तो आपको याद रह जाएगा। वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो, कुन्यत कहते हैं। लकब वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, उसे लकब कहते हैं। जैसे रुस्तम, हिंद, मलिका तरन्नुम, बुलबुल हिंद, बाबाई उर्दू, मोहसिनुल मुल्क, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह, अबू जहल। बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो इजाजी नाम दिया जाता है उसे खिताब बोलते हैं, बादशाह की तरफ से दिया गया नाम। तो लकब जो है जो अवाम की तरफ से दिया गया नाम है। यहां पे लकब वो नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर अवाम की तरफ से दिया गया, अवाम की तरफ से दिया जाता है, अवाम की तरफ से दिया गया नाम, चाहे वो बुराई की बुनियाद पर हो या अच्छाई की बुनियाद पर हो। बुराई या अच्छाई। कुन्यत कहते हैं जो माँ बाप या खानदान की तरफ निस्बत करके बोला जाए, उसे कुन्यत बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी, कुन्यत माँ बाप जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए उसे कुन्यत बोलते हैं। जैसे इब्न मरियम, बिन्त ज़ैद, इब्न मरियम, बिन्त ज़ैनब या ज़ैद। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने असल नाम के बजाय कोई एक नाम जो है ना अपने अशार में इस्तेमाल कर ले, और कभी कभी शायर जो है ना उसी नाम से भी जाना जाता है, उसे तखल्लुस बोलते हैं। जो खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुन्यत बोलते हैं, माँ बाप, खानदान के ताल्लुक से। तो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
eggs. یہ ہمارا لاسٹ کوشچن تھا. ہم لوگ اگلی کلاس میں پھر سے جو ہے نا 30 کوشچنس ڈسکس کریں گے، اور ابھی کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.